हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए जो भी लोग स्पेशली सीआईए, एसएफ, एएसआई एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो कि 540 पोस्ट की आपकी वैकेंसी दोस्तों हाल ही में जारी की गई थी। अगर आपने भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे थे कि सर जो सीआईए, एसएफ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर इससे पहले एलडीसी यानी एएसआई का अगर एग्जामिनेशन हुआ है तो उसका प्रीवियस ईयर का सर क्वेश्चन पेपर लेकर के आओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि इस साल जो वैकेंसी आई है, इस साल जो पेपर होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके इन डाउट्स के दोस्तों जो जवाब है वो मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जो आपका लेवल रहने वाला है एग्जामिनेशन का, क्वेश्चंस का, वो कैसा आएगा और आपको किस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, किस तरह की स्ट्रेटजी लगा करके आपको पढ़नी है ताकि आपका एग्जामिनेशन जो हो इजीली क्रैक हो जाए। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सीआईए, एसएफ, एएसआई एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है 540 पोस्ट की, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों ये आपके 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में दोस्तों आपके 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा आपका जीके जीएस का, ठीक है। दूसरा सेक्शन होगा आपके मैथ का, तीसरा सेक्शन होगा आपके रीजनिंग का और चौथा सेक्शन जो होगा दोस्तों आपके हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक का। ठीक है, और ये चारों सेक्शन बना मिल करके आपके जो है 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का दोस्तों टाइम मिलेगा आपको और आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 25 क्वेश्चन इस सेक्शन से रहेंगे। तो आपका जो जीके जीएस वाला सेक्शन है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर कि हड़प्पा स्थल जो है लोथल, हड़प्पा स्थल में जो लोथल में स्थित है, यानी हड़प्पा स्थल लोथल ब्लैंक में स्थित है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का लोथल जो जगह है वो किस स्टेट में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों आपका जो हड़प्पा जो है सभ्यता में लोथल जो है ये आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज दोस्तों 1954 में आपके रंगनाथ राव ने की थी। और बात करें लोथल की तो लोथल दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पोर्ट था। ठीक है, पोर्ट था, पोर्ट सिटी था यानी बंदरगाह था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो ये आपके लोथल को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यानी 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, यानी जो गौतम बुद्ध जी हैं उनके समकालीन कौन थे। आपके ऑप्शन है नागार्जुन, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी महावीर। तो दोस्तों बात करें अगर गौतम बुद्ध के समकालीन के बारे में कि यानी उनके टाइम कंटेम्प्ररी कौन थे, तो आपके महावीर थे। ठीक है, महावीर थे, क्योंकि जो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ये इनका 540 बीसी था, ध्यान रखिएगा 540 बीसी, और 568 बीसी था दोस्तों किसका, तो ये आपके बुद्ध का। तो यानी इन दोनों का जो है डेट ऑफ बर्थ ये लगभग अराउंड एक दूसरे के समकालीन नहीं थे, मीन्स के टेम्प्ररी ही थे। यानी एक जो थे गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और महावीर दोस्तों आपके जैन धर्म के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पहला अखिल भारतीय संघर्ष ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, यानी जो फर्स्ट पहला बार कह सकते हैं कि जो फ्रीडम के लिए रिवॉल्यूशन था ये कौन से आंदोलन के तहत किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट सत्याग्रह और ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों ये जो था इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो था ये 1905 में किया गया था। ठीक है, और इस स्वदेशी आंदोलन के द्वारा जो आपके बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसका एक तरह से कहें तो ये था कि मतलब जो भी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, ये विदेशी चीज़ों का उपयोग ना करके देसी चीज़ों का उपयोग करेंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट की बात करें तो दोस्तों ये आपके 1919 में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये आपके 1917 में हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की बात करें तो दोस्तों ये आपके 1920 से लेकर के 22 तक चला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन सबसे पहला आंदोलन था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि वह पहला भारतीय कौन था जिसकी ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था, यानी कि आपका में से इंडियन जो रिवॉल्यूशनकारी थे यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से पहला ऐसा भारतीय कौन था जिसको कि ब्रिटिश की संसद में पहली बार चयनित किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों बात करें अगर पहले भारतीय के बारे में तो इनको 1872 में चुना गया था। ठीक है, 1872 में इनको चुना गया था और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
अब आप सबको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये कौन है आपके, ये दादा भाई नौरोजी जी हैं। इनको पहली बार यानी पहला ऐसा भारतीय थे जिनको कि ब्रिटिश संसद में इनको एमपी बनाया गया था, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों कि मधेरा जो नृत्य महोत्सव उत्तरार्ध महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यानी मधेरा दोस्तों एक नृत्य महोत्सव है जो कि भारत के एक राज्य में मनाया जाता है, और उस भी कब, तो आपके उत्तरार्ध में, यानी आपकी जो मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी के बाद दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप इसका कमेंट सेक्शन में बताओगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये दोस्तों आपका हो जाएगा गुजरात में। यानी जो आपका मधेरा नृत्य है ये आपके गुजरात में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि लावड़ी एक नृत्य होता है। ठीक है, लावड़ी ये दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में नृत्य से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, वो किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, गुजरात की बात करें तो दोस्तों गुजरात में एक और नृत्य होता है जिसको कि हम गरबा कहते हैं। ठीक है, गरबा कहाँ पे होता है, तो ये भी आपके गुजरात में होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, सौर मंडल के दोस्तों भाग के बारे में बात करें तो आपके स्पेशली जो सौर मंडल है इसमें दो तीन चीज़ें जो है कॉमन है। पहला है आपका जो हो जाएगा ये सन हो जाएगा, यानी सूर्य। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे है आपके प्लैनेट्स। ठीक है, उसके बाद आपके जो जो जुपिटर वगैरह हो गया, जुपिटर सैटर्न यानी बृहस्पति वगैरह के आसपास जो गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, एक सैटेलाइट हो गया आपका। तो ये दोस्तों आपके जो है ये नेसेसरी पार्ट हो जाते हैं सोलर सिस्टम के। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी उल्फा पिंड, ऑप्शन सी चंद्रमा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको सभी को लोगों को पता होगा कि जो सैटेलाइट है यानी जो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है ये आपका चंद्रमा है यानी मून है। ठीक है, तो आपका दोस्तों जो ये उल्का पिंड हो जाएगा, ठीक है, ये उल्का पिंड जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपके जो है सौर मंडल का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह है लेकिन आपका उल्का पिंड जो है ये आसमान में रहता है यानी अंतरिक्ष में रहता है, लेकिन सोलर सिस्टम का हम बात कर रहे हैं यानी सौर मंडल का, तो सौर मंडल में आपका उल्का पिंड नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा हो जिसमें समय और स्थान के अनुसार उसका वितरण भी ठीक से ना हो तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है परिस्थितिक सूखा, ऑप्शन बी कृषि सूखा, ऑप्शन सी जल विज्ञान संबंधी सूखा और ऑप्शन डी मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी लोग को लग रहा होगा कि ये जो पेपर है केवल ये हिंदी में ही है, तो ऐसा नहीं है। आपका जो पेपर आएगा और बाईलिंगुअल आएगा यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ये पेपर क्रॉप किया हुआ है। ठीक है, हिंदी में क्रॉप किया हुआ है और आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाईलिंगुअल आएगा। आप जिसमें भी आंसर देना चाहे आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपका जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा हो तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे, उसको कृषि सूखा कहेंगे। जैसे कि अगर मान लो किसी पार्ट में अगर किसी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे फसल भी तैयार नहीं होंगे, और फसल तैयार नहीं होंगे तो फिर किसान आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन क्यों करेंगे, क्योंकि उनके जो क्षेत्र है वहाँ पे सूखा पड़ गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जलवायु का वह कौन सा रूप है जिसे हिमालय, एंडीज और अल्पास के पर्वतीय क्षेत्रों में अनुभव किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है आर्द्र न्यूनतम पापी जलवायु। ठीक है, दूसरा है आपका ध्रुवीय जलवायु, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय जलवायु और ऑप्शन डी है आपका उच्च भूमि जलवायु। तो दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन सा जलवायु है, यानी आपका कह सकते हैं कि हम क्लाइमेट है जो कि आपका चेंज होते रहता है जिसे हिमालय, एंडीज और अल्पास के पर्वतीय क्षेत्रों में अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे समस्या होगी स्पेशली जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी इसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है हिंदी लैंग्वेज को समझने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 33 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ध्रुवीय जलवायु, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर आए आपका बाईलिंगुअल ही मैं लेकर के आऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मिट्टी पोषक तत्वों में समृद्ध है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। तो ये कौन से मिट्टी में होते हैं, क्योंकि आपका डिफरेंट तरह के सॉइल होती हैं, ध्यान रखिएगा। सॉइल दोस्तों जो होती हैं डिफरेंट तरह की होती हैं। ठीक है, यानी मिट्टी में से ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटास भी होता है और चूना भी आपका होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी और ऑप्शन डी शुष्क मिट्टी।
तो दोस्तों ऑप्शन जो ए जो है जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी लैटेराइट सॉइल और ऑप्शन डी आपका एराइड सॉइल। तो इसमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और आपका चूना भी मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो हो जाएगा काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल जो है दोस्तों, ब्लैक सॉइल ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक सॉइल के अंतर्गत आपके डिफरेंट जो ये मटेरियल्स हैं ये सारे मिलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि नदी नुब्रा का एक सहायक नदी है। दोस्तों नुब्रा जो है एक सहायक नदी है किस नदी का? ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी और ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो दोस्तों जो नदी नुब्रा है यानी नुब्रा जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो आपके दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी जो नुब्रा है दोस्तों ये आपका सिंधु नदी का सहायक नदी है। कौन सा? नुब्रा नदी। ठीक है, सिंधु की और भी सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदी मेन हो जाती हैं आपकी। सबसे पहले है रावी, ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका ब्यास, सतलज, झेलम और चेनाब। ये दोस्तों आपकी सिंधु यानी इंडस नदी की जो है ये सहायक नदियाँ हो जाती हैं। और नुब्रा दोस्तों जो है ये भी सहायक नदी हो जाती है आपके J&K वाले रीजन में, यानी जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहीम वृष्टि, ऑप्शन बी कर्कपात, ऑप्शन सी निरपेक्ष आर्द्रता और ऑप्शन डी वृष्टि। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आपका निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष जो आर्द्रता है यानी ह्यूमिडिटी हो जाती है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि संसद द्वारा अधिकृत आकस्मिक निधि का कोष क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1000 करोड़, ऑप्शन बी है 5000 करोड़, ऑप्शन सी है 100 करोड़ और ऑप्शन डी है 500 करोड़। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 500 करोड़। यानी जो सांसद है यानी पार्लियामेंट हमारी है इसके द्वारा आकस्मिक निधि यानी कोई एक्सीडेंटल यानी कह सकते हैं कि हम इमरजेंसी जो कोटा है ये कितना है, तो 500 करोड़ की निधि जो है ये संचित हमेशा रखी हुई रहती है किसी भी इमरजेंसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? यानी इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसे कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त ऑप्शन, ऑफर बी ऑप्शन सी बी है सॉरी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों ये सबसे जो पहले हो जाएगा आपका अगस्त प्रस्ताव, ये कब आया था? तो आपका 1942 में आया था, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम दोस्तों जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हम इसी को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 दोस्तों जो हो जाएगा इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मोरली मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मोरले मिंटो रिफॉर्म। और ऑप्शन डी जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान तैयार हुआ है मैक्सिमम पार्ट इसमें से भी लिए गए हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? तो राज्यसभा का। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 71A, ऑप्शन बी है आर्टिकल 64, ऑप्शन सी है आर्टिकल 73 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 71। दोस्तों ये जो हो जाता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी 64, आर्टिकल 64 के तहत ये जो होता है ये बनाया जाता है, यानी आर्टिकल 64 के तहत जो आपका राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति ये उप राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन एवं प्रक्रिया में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? यानी किस आर्टिकल के तहत दोस्तों संविधान का जो है संविधान उसमें संशोधन किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 226, ऑप्शन बी है आर्टिकल 356, ऑप्शन सी है आर्टिकल 108 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो दोस्तों आपका आर्टिकल जो 368 होता है, ठीक है, आर्टिकल 368 जो है ये इसके तहत आप जो है संविधान के अंतर्गत आप संशोधन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत। और यहाँ पे आर्टिकल 226 की बात की गई है, आर्टिकल 356 की बात की गई है। तो दोस्तों ये जो होता है इमरजेंसी होता है, ये आपका स्टेट इमरजेंसी होता है। ठीक है,
आर्टिकल 360 दोस्तों जो होता है ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, जो कि आज तक भारत में नहीं लगा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका सिक्किम और ऑप्शन डी है आपका झारखंड। यानी किस राज्य को 55वें संशोधन के तहत 1986 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो दोस्तों ये जो है आपके अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। किसको? तो आपके अरुणाचल प्रदेश को ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है, इसका जो प्रतिनिधित्व है ये हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए भारत की संसद की राज्यसभा में, ऑप्शन बी भारत की संसद की लोकसभा में, ऑप्शन सी भारत की संसद की दोनों सदनों में, और ऑप्शन डी भारत की किसी भी संसद के किसी भी सदन में नहीं। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के जो एमपी वगैरह हो जाते हैं ये कहाँ रिपोर्ट करेंगे, यानी कहाँ पे जाकर के बैठेंगे? भारत की संसद यानी राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों सदनों में, या किसी भी सदन में नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यानी भारत के दोनों संसदों में, यानी आपके लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी जाकर के अपनी बात को ये रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे, यानी प्रथम लॉ जो बनाए गए थे धरती पे वो कौन बनाए थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी आपका सैल्यूकुस। तो दोस्तों जो मनु है, इनको मनु स्मृति जो बनाए हैं इनको प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है, और इसमें लगभग 2400 कुछ 63 या 64 करके कुछ जो है ये आपके विधि के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, श्लोक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी और ऑप्शन डी छठवीं। तो दोस्तों जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवी। ठीक है, यानी जो संविधान में आपका कह सकते हैं जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उसी समय आपका 1976 के आसपास आपका स्टेट इमरजेंसी जो था ये आपका लगाया गया था। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, यानी अग्रसर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धीरू भाई अंबानी, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी स्वामीनाथन और ऑप्शन डी एम.के. बिरला। तो दोस्तों ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। स्वामीनाथन की बात करें तो इनको हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति यानी कि जो कि आपका फसल से संबंधित है, इनका जनक एस स्वामीनाथन। और ये दोस्तों जो वर्गीज कुरियन है इनको किसका कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का दोस्तों जो है ये अग्रसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ब्लैंक का उपयोग करके ऊर्जा की अधिक हानि को बिना लंबी दूरी का बिजली का संचार के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको बिना वेस्ट किए हुए किसके तहत हम जो एनर्जी है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है एसी और डीसी दोनों में, ऑप्शन बी एसी में, ऑप्शन सी है आपका ना तो एसी और ना ही डीसी, और ऑप्शन डी है आपका डीसी। एसी मतलब होता है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब होता है आपका डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, एसी यानी ऑटोमेटिक करंट। यानी किसी जगह पे अगर मान लीजिए यहाँ से हमको बिजली यहाँ पे ले जाना है तो यहाँ पे अगर हम ऑटोमेटिक करंट देते हैं तो ये जल्दी फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर बीच में हम कहीं पे कोई और कनेक्शन दे दिए, फिर कहीं पे कहीं और कनेक्शन दे दिए तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। यानी अल्टरनेटिव करंट के तहत हम बिजली जो है वो जल्दी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है जो है बी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निम्नलिखित में से गुर्दे में जो है निर्मित छोटे पत्थरों को तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सेकंड है इडियोग्राफिक जो तकनीकी में अल्ट्रासोनिक तरंगों से हृदय के विभिन्न हिस्सों में प्रतिबिंबित करने और हृदय की छवि बनाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी ये कथन है और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल दोनों, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है एक या दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तथा एक और दो दोनों। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोस्तों दोनों दो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत अम्ल
जो है सही तरह से इसमें मेल खाता है। यानी टमाटर जो है इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, संतरा में आपके एसिटिक एसिड पाया जाता है, नेटल का डक यानी लैक्टिक एसिड और इमली में आपका मेथनोइक एसिड। तो कौन सा एसिड दोस्तों सही है? तो आपका ऑप्शन है टमाटर में क्या होता है, आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कौन सी कोशिका अंगक लाइकोसोमस बनाने में सम्मिलित होती है? आपके ऑप्शन है प्लास्टिड, ऑप्शन बी है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है रसधानियाँ और ऑप्शन डी है गोल्गी उपकरण। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा गोल्गी बॉडीज़ जो दोस्तों जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी गोल्गी उपकरण जो होता है ये आपका लाइसोसोम्स बनाने के लिए प्रेरित होता है, यानी कि ये बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपके 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन दोस्तों जो है आपका कंप्यूटर से भी होगा, क्योंकि आपका वर्क जो है कंप्यूटर में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z जो होता है कमांड के किस लिए प्रयुक्त होता है? यानी Ctrl+Z दोस्तों जो है वो दबाया जाता है किसके लिए? आपके ऑप्शन है नया दस्तावेज खोलने के लिए, वर्तमान दस्तावेज को खोलने के लिए, एक दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए और ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों जो Ctrl+Z होता है ये जूम करने के लिए होता है किसी चीज़ को। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अन्य। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन होगा आपको पसंद आया होगा और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होंगे वो 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर रहे होंगे। अगर इस सेशन में आप 20+ भी स्कोर कर रहे हो तो यकीन मानो कि आपका जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छा है और आपके भाई अच्छे दिशा में जा रहे हो और आपका सिलेक्शन 100% होने की संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मन में कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।